गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में डिस्कशन किया था और हमने इस डिस्कशन की कड़ी के अंदर अब तक पढ़ लिया है पुर्तगालियों के भारत के आगमन के बारे में और उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य के बारे में। उसके बाद हमने डच कंपनी के बारे में पढ़ा था और उसके साथ में ही हमने पहले ही डेनिश कंपनी के बारे में भी अध्ययन कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वह ईस्ट इंडिया कंपनी पे है और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो फ्रेंच के बारे में होगा। फ्रेंच का जो सेटलमेंट है किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी सबसे पहले यहाँ फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश्ड की गई उनके द्वारा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले कर्नाटक युद्धों के बारे में। क्या क्या कारण रहे थे, क्या क्या हुआ था इन युद्धों में, उन सारी परिस्थितियों का अध्ययन हम करेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात आती है कि मोटिवेशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है अंग्रेज़ों को पढ़ना। अगर हम पढ़ें अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा एक लंबे समय तक हमारे भारत पर क्या किया गया था, शासन किया गया था। लगभग 200 वर्ष का ये शासन का समय था। अब हमारे इस अध्ययन के अंदर अगर मैं बात करूं मोटिवेशंस के लिए, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा मोटिवेशंस हम स्वयं हैं। हम स्वयं अपने आप को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले अगर किसी उद्देश्य को पूर्ति करनी है तो सबसे पहले हमें लक्ष्य तय करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और फिर उस लक्ष्य से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं उनको भी समझें, क्योंकि बाद में इन चुनौतियों का बहुत से सफलतापूर्वक उनका क्या सामना नहीं कर पाते और इन चुनौतियों की वजह से क्या है, हार मान लेते हैं। तो उनके द्वारा किया गया ये अथक प्रयास क्या होता है, असफल सिद्ध हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां ना हो इसके लिए सबसे पहले आप अपना क्या करें, लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य की चुनौतियों को समझने के बाद अपना मूल्यांकन करने के बाद बस फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है और उस लक्ष्य की तरफ आपको आगे निरंतर प्रयास अपने जारी रखने चाहिए और इन्हीं प्रयासों से आपको क्या मिल जाएगी, अच्छी सफलता मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको कुछ लाइनों में व्यक्त करूं तो कुछ लाइनें हैं। ये ज़मीं ये आसमान तेरा है, ये ज़मीं ये आसमान तेरा है, तू बेखबर मत बन ये जहान तेरा है। फिर से सुनिएगा, ये ज़मीन ये आसमान तेरा है, तू बेखबर मत बन ये जहान तेरा है। बदल सकता है किस्मत को अपनी, बदल सकता है किस्मत को अपनी, बस एक प्रयास कर इस अंधेरे से निकलने का, क्या पता आगे सवेरा है। एक प्रयास कर इस अंधेरे से निकलने का, क्या पता आगे सवेरा है। तो यही है कि प्रयास कीजिए, क्या पता आने वाला समय आपके लिए कितना स्वर्णिम अवसर लेकर आया हो। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, लक्ष्य केंद्रित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास की अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्या ब्रिटिशर्स को सीधा ही पता चल गया था क्या भारत का व्यापार और उसके समृद्ध व्यापार के बारे में, और ऐसी क्या क्या घटनाएं थी जिनसे प्रेरित हुए थे अंग्रेज, मोटिवेट हुए थे। वापस वही शब्द आ रहा है, मोटिवेट हुए थे। क्या ऐसी चीज़ें थी? हम देखते हैं अगर हम कहीं पर प्रयास करें और हमें उस प्रयास में सफलता मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और उसी दिशा के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अथक प्रयास करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे सामने पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है हम आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रारंभ में हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ साहसी व्यापारियों के द्वारा, नाविकों के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं
जिनकी वजह से क्या है, उन्हें कुछ ऐसी सफलता मिलती है जो उन्हें अभिप्रेरित कर देती है, और इसी अभिप्रेरणा को साकार करने के लिए उनके द्वारा क्या कर दी जाती है। हम पढ़ते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर किसका निर्माण कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है, और यही कंपनी क्या है, फिर भारत में व्यापार की तरफ अग्रसर होती है। तो इसी को आगे मैं बढ़ाते हुए आज की हमारी क्लास में बात करता हूँ। द इंग्लिश। अंग्रेज। अगर इसके अंदर मैं देखूं तो सबसे पहले हम देखते हैं 1577 ईस्वी के अंदर। इस समय कुछ अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा, खासकर व्यक्ति है फ्रांसिस ड्रैक। फ्रांसिस ड्रैक महोदय के द्वारा खासकर ईस्ट इंडीज हम देखते हैं ईस्ट इंडीज के द्वारा साउथ अमेरिका के इन द्वीपों पर क्या कर दिया जाता, खासकर स्पेन की बस्तियों पर लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है। किनके द्वारा, फ्रांसिस डे के द्वारा। उद्देश्य क्या है, लूटना। और इस लूटमार में उन्हें क्या है, बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त होते हैं, हम देखते हैं बड़ी मात्रा में इन्हें गरम मसाले प्राप्त होते हैं, मसाले प्राप्त होते हैं। अब जिसकी वजह से फ्रांसिस ड्रैक क्या हो जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, और बाद में इन्हें नाइट की उपाधि भी दे दी जाती है, जो इंग्लैंड की क्या है, एक प्रसिद्ध उपाधि है जो योद्धाओं को दी जाती थी। नाइट की उपाधि वो किसको दे दी गई है, फ्रांसिस ड्रैक को। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजी दलों के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, और ख़ासकर अमेरिका के अंदर जो नई नई खोजें हुई है और जो नई नई बस्तियां हम देखते हैं, अमेरिका के अंदर सबसे पहले इन बस्तियों की स्थापना करने में स्पेन और पुर्तगाल का इम्पॉर्टेंट रोल है, और इन्हीं के द्वारा क्या है, पहली बस्तियां स्थापित की जाती है। और हम देखते हैं इन्हीं समुद्री खोजों की वजह से क्या हो जाता है, कुछ ही समय में स्पेन और पुर्तगाल क्या हो जाते हैं, अत्यधिक हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, व्यापार समृद्धि का रास्ता अपना लिया जाता है। व्यापार का रास्ता क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ और साहसी अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा कुछ और प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रयास है जेम्स लॉकेस्टर के द्वारा। जेम्स लॉकेस्टर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हम देखते हैं कि 1588 का वर्ष आता है हमारे सामने, 1588 ईस्वी का वर्ष आता है। इसी वर्ष हम देखते हैं स्पेन का एक आर्मेडा है, स्पेन का एक जहाजी आर्मेडा
जिसको प्रशांत महासागर के अंदर लूटने का काम किया जाता है इनके द्वारा। और इसी लूट के अंदर, इस स्पेनिश आर्मेडा के कार्गो के अंदर हम देखते हैं इन्हें इतना सोना, चांदी और अन्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, मसाले प्राप्त होते हैं, और इत्र बनाने के बड़े हमें देखते हैं जो है संग्रह पात्र भी प्राप्त होते हैं, और भी बड़ी मात्रा में काफ़ी कीमती चीज़ें प्राप्त होती हैं। और इनसे यह इसी लूट से अंग्रेज अभी प्रेरित होते हैं, और अब वह भी क्या है, भारत की तरफ व्यापार करने के लिए लालायत हो उठते थे। और इसी का नतीजा है कि आगे प्रयास किया जाता है इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। खासकर हम देखते हैं जेम्स लॉकेस्टर है, और एक और व्यक्ति भी हैं, राल्फ फिंच के द्वारा क्या किए जाती है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी और इन जगहों की यात्रा की जाती है। यह व्यक्ति 9 वर्ष तक यात्रा करता है, 9 साल तक इन क्षेत्रों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और बाद में यह व्यक्ति भी कहाँ पहुँच जाता है, इंग्लैंड में पहुँच जाता है। और इसी समय हम देखते हैं खासकर कौन से, जेम्स लॉकेस्टर, दूसरा व्यक्ति है यही अभी हमने पढ़ा था रॉल्फ फिंच, जो 9 वर्ष क्या कर चुका है, मार्गों का क्या कर चुका है, अध्ययन कर चुका है, मार्गों का अध्ययन किया है इस व्यक्ति के द्वारा। अब जैसे ही इसने अध्ययन कर लिया, दोनों मिलते हैं, और इसी तरह के और भी कुछ क्या है, प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति क्या है, मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में इस कंपनी का नाम लिवेंटन कंपनी, लेकिन यह कंपनी क्या नहीं कर पाती है, आगे अपने साझेदारों को जोड़ नहीं पाती, और इस तरीके से इसका निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा इनको प्रारंभ में हम देखते हैं, इनको क्या है, चैलेंजर्स बोला जाता था। तो इनके द्वारा क्या किया गया, एक ग्रुप, एक संगठन का निर्माण किया गया। और इस संगठन के निर्माण के अंदर हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर 217 व्यक्तियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, संयुक्त पूंजी का संग्रह किया जाता है, जो लगभग 30,033 पाउंड थी। और क्या कर दिया जाता है, एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। और इस समय इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ, और रानी एलिजाबेथ का समय है 1558 से 1603 ईस्वी के बीच। अब रानी एलिजाबेथ के द्वारा क्या है, प्रारंभ में इन लोगों के द्वारा अपना प्रस्ताव पेश किया जाता है रानी के समक्ष, पर ये जो टाइम है ये है 1599 ईस्वी का। लेकिन रानी के द्वारा क्या नहीं किया जाता, इस समय इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता, और इस तरीके से प्रथम ये कंपनी के निर्माण का प्रयास क्या हो जाता है, यहाँ पर असफल हो जाता है। लेकिन अब भी यह लोग रुकते नहीं और प्रयास कर रहे हैं किसका, कंपनी के निर्माण का। और इसी प्रयास के अंदर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर वापस से एक दल कहाँ जाता है, महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है। और इस समय तक कंपनी के द्वारा, यह बात लगभग 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर के दिन रानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर एक्ट या फरमान के द्वारा फरमान की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। लेकिन स्वीकृति के साथ साथ रानी भी हिस्सेदार होती है इस कंपनी की।
यानी रानी का भी हिस्सा है कंपनी के शेयर होल्डर्स के अंदर। और इस तरीके से हम देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर लगभग 60,373 पाउंड धनराशि के साथ ही क्या कर देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाता है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडीज व पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। व्यापार की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, कर दी जाती है। और वह भी कितने साल के लिए, 15 वर्ष के लिए यह स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो प्रारंभ में कितने वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, 15 वर्ष तक व्यापार की क्या की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है रानी एलिजाबेथ के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा इन फरमानों को चार्टर के नाम से जाना जाता है। हिस्सेदारी है रानी एलिजाबेथ की। तो यही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरुआत से ही क्या था, राज्य की हिस्सेदारी भी इसमें शामिल थी। आगे पढ़ते हैं हम कि इसी प्रयास के तहत हम देखते हैं कौन, अंग्रेज आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। प्रथम इनका दल जो है वह 1601 और 3 के बीच यह पहुँच जाता है इंडोनेशिया, जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसाला द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, पहुंच जाता है। और इस तरीके से यहाँ इनका व्यापार प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर अब अंग्रेजों का भारत में आगमन। अब इनका भारत में आगमन, भारत में अगर मैं बात करूं आगमन की, भारत में आगमन, तो यहाँ पर भी इनका आगमन सरल सीधी तरीके से नहीं हुआ। इन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासकर इनके लिए सबसे बड़े शत्रु थे यहाँ पर पुर्तगाली और डच। दोनों शक्तियाँ क्या कर रही थी, अंग्रेजों की जगह जगह प्रतिस्पर्धा कर रही थी। और ऐसी स्थिति में प्रारंभ में इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, मैं एक नाम, प्रारंभ में इसका नाम, प्रारंभ में शुरुआत में इसका नाम गवर्नर प्रारंभ में इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज था। तो प्रारंभ में इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये प्रारंभ में नाम था। 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर, 1833 का चार्टर एक्ट, अब इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या था, इसका नाम शॉर्ट कर दिया गया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। कब?
1833 के चार्टर के अंदर, वरना इससे पहले इसका नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये प्रारंभ में इसका कंपनी का नाम था। अब अगर बात करें 1608 के अंदर, 1608 का वर्ष, 1608 में जॉन एडवर्थ के द्वारा सूरत के अंदर पहली कंपनी की फैक्ट्री, उस समय इसे व्यापारिक कोठी बोला जाता था, पहली फैक्ट्रीज कहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी गई इनके द्वारा? ये फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? सूरत के अंदर। किसके द्वारा? जॉन एडवर्ड के द्वारा। अब ये निजी प्रयास से हुई थी। अभी तक सरकारी संरक्षण, शाही संरक्षण इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, और यही वजह है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा अपना पहला दूत कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भेजा गया। रेड ड्रैगन नामक जहाज पर। यह एक युद्धक जहाज था, और जाहिर सी बात है कैप्टन हॉकिंस को भी सीधी तरीके से भारत के सूरत पर आने नहीं दिया हुआ। यहाँ पर भी इनका सामना क्या हुआ? पुर्तगालियों से हुआ, और जिसमें युद्ध किया गया इनके द्वारा। और इस युद्ध के बाद में क्या है, यह विजित होकर पहुँचते हैं आगे, और कहाँ पहुँचते हैं? जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। कब? एक वर्ष बाद, 1609 ईस्वी को। अब अगर मैं बात करूं कैप्टन हॉकिंस की, तो हॉकिंस खास बात क्या थी? कैप्टन हॉकिंस तुर्की व फारसी, मैं एक बार ये वापस से बताना कि 1608 के अंदर हमने पढ़ा जॉन एडवर्ड के द्वारा पहली फैक्ट्री की शुरुआत कर दी गई थी। कहाँ पर? सूरत के अंदर पहली कोठी खोल दी गई थी। और यह इनके बाद में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ग्रेट मुगल के दरबार में भेजा गया, ताकि व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त कर सके। व्यापारिक क्या है, जो ऋणों में क्या है, या सॉरी व्यापारिक करों के अंदर क्या प्राप्त कर सके? रियायत प्राप्त कर सके, और भी कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सके। और इसी उद्देश्य से क्या है, इनको भेजा गया था कहाँ पर? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। और मैंने अभी बताया है कि कैप्टन हॉकिंस क्या थे? तुर्की और फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। तुर्की भाषा व फारसी भाषा, इसलिए इन्हें मुगल दरबार के अंदर अभिवादन में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, और ये बड़ी आसानी से क्या है, जहांगीर के से क्या हो गए? परिचित हो गए, और उनके राज दरबार के शिष्टाचार से भी क्या हो गए? अवगत हो गए, जिसकी वजह से इनका बड़ा अच्छा सम्मान किया गया मुगल दरबार के अंदर। और 1609 के अंदर हम पढ़ते हैं, इनसे खुश होकर जहांगीर के द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा
मुगल सम्राट के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को क्या कर दिया गया, 400 का मनसब दिया गया। मनसब जब मैं आपको मुगल इतिहास पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में बताऊंगा क्या है मनसब। 400 का मनसब दिया गया और एक छोटी छोटी जागीर भी प्रदान की गई, छोटी जागीर भी प्रदान की गई इनको, और खान की उपाधि भी दी गई, खान की उपाधि दी गई, खान की उपाधि भी दी गई। इस तरीके से हम देखते हैं इनको खान की उपाधि भी दी गई है, 400 का मनसब भी दिया गया, छोटी जागीर की इनका अच्छा सम्मान किया गया। लेकिन फिर भी क्या है, मुगल दरबार के अंदर हम देखते हैं किन का प्रभाव है, मुगल दरबार में प्रभाव है पुर्तगालियों का, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ही समय बाद क्या है, यह स्वीकृति असफल हो जाती है। यह स्वीकृति जो हॉकिंस के द्वारा ली गई है असफल, और ये फरमान भी क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। और इन सब परिस्थितियों के अंदर हम देखते हैं 1611 ईस्वी के अंदर क्या है, हॉकिंस कहाँ लौट जाते हैं, इंग्लैंड लौट जाते हैं इंग्लैंड। इस तरीके से हम देखते हैं बाद के अंदर 1612 ईस्वी के अंदर एक सावली नामक स्थान है, यहीं पर लड़ाई हुई थी पुर्तगालियों की। हमारे गुजरात के अंदर सूरत के पास स्थित है ये जगह। सावली नामक स्थान पर कैप्टन बेस्ट नाम के योद्धा हैं अंग्रेज, जो पराजित कर देते हैं पुर्तगालियों को इस लड़ाई के अंदर। और आगे चलकर हम देखते हैं 1613 ईस्वी के अंदर जहांगीर के द्वारा भी स्वीकृति दे दी जाती है किनको, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की और अपनी कोठियां स्थापित करने की। तो हमने देखा मुगल दरबार में किनका प्रभाव है, पुर्तगालियों का प्रभाव है, जिसकी वजह से क्या है, हॉकिंस के द्वारा जो सुविधाएं ली गई हैं उन सुविधाओं की क्या है, प्रारंभ में स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन इनके प्रभाव की वजह से कुछ समय बाद क्या हो जाती है, इन्हें इसी स्वीकृति, ये जो स्वीकृति दी गई असफल हो जाती है। लेकिन बाद के अंदर हम देखते हैं 1612 के अंदर सावली की लड़ाई है, कैप्टन बेस्ट अंग्रेजी सेनानायक है, पराजित कर देते हैं पुर्तगालियों को। और 1613 ईस्वी में किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है पुर्तगालियों को भारत के अंदर व्यापार करने की, और इनको सुविधा भी प्रदान कर दी जाती है। अभी भी इनको क्या है, जो ये स्वीकृति चाहते थे वो अभी भी इन्हें प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ, जेम्स प्रथम के द्वारा अपने सबसे योग्य राजनयिक, जेम्स प्रथम के द्वारा ही अपने योग्य राजदूत को भेजा जाता है, जिनका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 के अंदर आ जाते हैं भारत के सूरत के अंदर। 3 वर्ष तक कहाँ रहते हैं, जहांगीर के साथ, और 1619 ईस्वी के अंदर कहाँ है, वापस लौट जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा क्या कर ली जाती है, स्वीकृति ले ली जाती है जहांगीर से व्यापार की। यह इनकी सफलता थी। अब हम देखते हैं कि यह जहांगीर के साथ आगरा, मांडू और इलाहाबाद के दरबारों में इनके साथ उपस्थित थे। अब सर टॉमस रे अपनी जो स्मृति हैं, डायरी हैं, उनके अंदर ये लिखते हैं कि जहांगीर के द्वारा जब भी स्वीकृति की बात की जाती तो जहांगीर उन्हें कभी पेंटिंग्स दिखाने लग जाता, कभी उन्हें शराब के बारे में बताने लग जाता। यानी इस तरीके से उसका इंटरेस्ट नहीं था इनको व्यापारिक अधिकार देने का। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जहांगीर के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई
और एक पत्र भी लिखा गया। आज भी बहुत सारे स्रोतों के अंदर वो पत्र हमें प्राप्त होता है जो ईस्ट इंडिया के इन व्यक्तियों के द्वारा सम्राट जेम्स प्रथम को दिया गया था। इस पत्र में स्पष्ट लिखा है जहांगीर ने कि वो स्वागत करता है किनके प्रतिनिधियों का, जेम्स प्रथम के प्रतिनिधियों का स्वागत करता है, उन्हें व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है, लेकिन बदले में भी कुछ चीज़ों की मांग करता है। किन चीज़ों की मांग करता है? जहांगीर का शौक किस में था? शराब में था। तो वह इंग्लैंड की शराब मंगवाता है किन से? जेम्स प्रथम से, और उनके दूतों को स्पष्ट कहकर ये भेजता है कि आप क्या करना, मेरे लिए क्या है, अच्छी क्वालिटी के क्या है शराब जरूर लेके आना वहाँ से, और बेशकीमती जो भी वस्तु हैं वो भी मुझे उपहार स्वरूप देना। ये शिष्टाचार होता था कि किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाने, जो भी व्यक्ति जाता था तो बदले में कुछ ना कुछ उपहार अपने साथ स्वयं लेकर जाता था। ये उस समय का शिष्टाचार होता था। तो यहाँ पर इसी शिष्टाचार को दर्शाते हुए इन टॉमस रे के द्वारा क्या किया गया था, अपने साथ शराब की खूब बड़ी बड़ी क्या है, हम जिनको बोल सकते हैं बर्तन लाए गए थे। किन के द्वारा? जहांगीर के द्वारा, जिनसे जहांगीर काफ़ी प्रसन्न भी हुआ। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, हम देखते हैं सर टॉमस रे को यहाँ पर सफलता मिल गई, और यहीं से कंपनी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और धीरे धीरे ये कंपनी प्रारंभिक 100 वर्षों में कंपनी की स्थिति मात्र व्यापारिक कोठियां स्थापित करना, और हम देखते हैं 3 प्रेसिडेंसी शहरों का निर्माण करना, वहां पर सुदृढ़ कोठियों का निर्माण करना, दुर्गों का निर्माण करना, उन दुर्गों की सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं का निर्माण करना, यहीं तक सीमित था। भारतीय शासक ये समझ नहीं पा रहे थे। वह अभी तक यही समझ रहे थे ये केवल क्या है, व्यापारी कंपनी है और इनका उद्देश्य केवल व्यापार है, और ये हम तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। उनके दिमाग में ऐसी धारणा थी, लेकिन ये धारणा जल्दी ही उनके लिए चुनौती बन गई। कब चुनौती बनती? इनके द्वारा हम देखते हैं कुछ ऐसे काम किए गए थे। 1688 का सूरत के अंदर, हुगली के अंदर लूटपाट की गई थी अंग्रेज गवर्नर के द्वारा, जिसकी वजह से औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ था कि उसने हुगली हो और बम्बई जैसे नगरों के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया गया था। और ये 6 महीने तक सेनाओं के द्वारा क्या है, लड़ने का प्रयास किया, और अंत में क्या कर दिया, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1688 का वर्ष अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए चुनौती बन गई किन के लिए, भारतीय शासकों के लिए। यही नहीं, और भी बहुत कुछ है, आगे हम देखते हैं। अब आगे हमने देख लिया है कि 1619 के बाद क्या है, हम देखते हैं कंपनी का क्या है, व्यापार बढ़ रहा है। हम देखते हैं 1611 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुसलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी खोली गई। यहीं पर हम देखते हैं 1632 का वर्ष। उस समय ये मुसलीपट्टनम गोलकुंडा साम्राज्य के अधीन था। गोलकुंडा साम्राज्य के अधीन। तो उस समय गोलकुंडा के सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। इनके द्वारा इनको एक फरमान दिया गया। इसी फरमान को सुनहला फरमान कहा जाता है। फरमान कहा जाता है। किनके द्वारा प्रदान किया गया? 1611 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाह मुसलीपट्टनम पर एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई 1611 में।
1632 में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं, उनके द्वारा सुनहला फरमान दिया जाता है। और इस फरमान के तहत क्या कर दिया जाता है, इन्हें 500 पगोड़ा जो वहाँ की मुद्रा है, 500 पगोड़ा में वार्षिक देकर, 500 पगोड़ा वार्षिक देकर इनको क्या कर दिया गया, व्यापार मुक्त कर दिया गया। यानी गोलकुंडा रियासत के जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ पर वो पूरे वर्ष भर क्या है, मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। किसी तरह का व्यापारी कर देने की उनको ज़रूरत नहीं। बस यहीं से कंपनी का क्या होता है, दिन प्रतिदिन का उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। और यही उन्नति धीरे धीरे इतना धन संग्रह कर लेती है कंपनी कि धीरे धीरे से हम देखते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति में दखल करने की हिम्मत प्रारंभ कर देती है यहाँ से। और यही सुनहला फरमान आगे क्या बन जाता है, हम देखते हैं भारत की प्राधीनता का क्या बन जाता है, जिम्मेदार भी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या है, इस तरीके से 500 पगोड़ा में क्या कर दिया जाता है, यहाँ अधिकार मिल जाता है मछलीपट्टनम में इनको फ्री व्यापार करने का। आगे बढ़ती है कंपनी का व्यापार। हम देखते हैं अब कंपनी के द्वारा क्या है, इस तरीके से जगह जगह कुछ बंदरगाह खोले जा रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं 1651 के अंदर, 1651 ईस्वी के अंदर ब्रिजमैन अंग्रेज गवर्नर ने इन्हें हुगली भेजा जाता है और इनके द्वारा हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी जाती है। कोठी कारखाना, वर्तमान या फैक्ट्री, उसी को कोठी बोला जाता था उस समय। और इनके द्वारा क्या कर दिया जाता, आगे चलकर हम देखते हैं कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन स्थानों पर भी क्या कर दी जाती है, व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी जाती हैं। 1651, ठीक है। अब जब ये किया जा रहा था तो इसी समय हम देखते हैं 1639 ईस्वी, 1639 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं फ्रांसिस डे गवर्नर हैं मद्रास में कंपनी के। इनके द्वारा मद्रास के अंदर चंद्रगिरी के राजा से इनका नाम दनेमला वेंकटप्पा दनमेला, देख लीजिएगा नाम इसमें थोड़ा सा, दनमेला वेंकटप्पा हैं। इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मद्रास पट्टे पर ले लिया जाता है फ्रांसिस डे के द्वारा, मद्रास पट्टे पर। और यहीं पर आगे चलकर हम देखते हैं 1641 ईस्वी के अंदर फोर्ट का निर्माण कर दिया जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर दिया जाता है 1641 के अंदर। कहाँ, मद्रास। इस तरीके से हम देखते हैं मछलीपट्टनम से क्या है, इनका जो दक्षिण का जो प्रेसिडेंसी है वो कहाँ स्थापित कर दी जाती है, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। इस तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी का संस्थापक है फ्रांसिस डे। कब की गई, 1641 के अंदर। और इस तरीके से मछलीपट्टनम से यह प्रेसिडेंसी कहाँ चली गई, मद्रास। और इस तरीके से किसका निर्माण हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण हो गया। निर्माण हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण
हो गया है मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। 1639 का वर्ष चंद्रगिरी के राजा से क्या है? मद्रास पट्टे पर ले लिया जाता है इनके द्वारा। आगे देखते हैं हम 1661 ईस्वी का वर्ष। 1661 के अंदर हम देखते हैं पुर्तगालियों के द्वारा अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह सम्राट जेम्स द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। सम्राट जेम्स द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखिए कि 1661 के अंदर जब जेम्स द्वितीय का विवाह किया जाता है कैथरीन के साथ, तो बदले में बॉम्बे जो पुर्तगालियों के पास था उसको दहेज के रूप में दे दिया जाता है जेम्स द्वितीय को। और यही जेम्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले में इसको किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कितने? 10 पाउंड, क्योंकि जेम्स द्वितीय की भी तो हिस्सेदारी थी ना कंपनी के अंदर। अब आगे हम देखते हैं यहां पर 1668 ईस्वी को किसको दे दिया गया है? बंबई दे दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्रीमेंट पे। 1669 से हम देखते हैं 1677 ईस्वी के बीच 8 साल के इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं 8 साल के इस टाइम पीरियड के अंदर वापस से देख लीजिएगा 1679 ईस्वी से 1677 ईस्वी के अंदर 1679 से 1670 के बीच में हम देखते हैं गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी के। हाँ, इस समय क्या कर दिया जाता है हम देखते हैं बॉम्बे का भी क्या करेंगे ये लोग, निर्माण करवाएंगे। और बॉम्बे में आधुनिक जितनी भी तरह की जो इमारतें हैं वह इन्हीं के समय से हमें देखने को मिलती है कि यह क्या कर रहे हैं, नई नई इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। वजह क्या है? आज भी आप देखते हैं कि चर्च गेट वगैरह इन स्थानों पर देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ की इमारतें किससे मिलती जुलती है? ये इमारतें यूरोप की जो गॉथिक शैली से मिलती जुलती हैं। ये गॉथिक शैली भारत में कहाँ से? इसकी वजह यही थी कि कुछ अंग्रेज़ों को भारत के अंदर अपने देश की याद सताती रहती थी, उन्हें अपने देश की याद। तो ये जो बिल्डिंगें बनी हैं ये उन्हें ये दिखाने के लिए कि क्या है, भारत में भी क्या है, उनकी जैसे ही क्या है संस्कृति को विकसित किया जा रहा है वैसी इमारतें बनी जा रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर रहने का काम किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1669 से 1677 के बीच में क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण और फोर्ट का भी निर्माण हुआ है। फोर्ट का निर्माण। आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ पर 1690 ईस्वी 1690 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं हमारे सामने आते हैं इब्राहिम खान, नवाब है बंगाल के, आमंत्रित करते हैं कंपनी को बंगाल में व्यापार हेतु, बंगाल में व्यापार हेतु आमंत्रित। और इसी वजह से क्या है, हम देखते हैं व्यक्ति हैं जाब चारनाक,
इन्हें हम देखते हैं, जगह का नाम है वर्धमान, जिला है बंगाल का, वर्धमान, वर्धमान जिला। वर्धमान जिला है बंगाल का। गांव का नाम है सुतानती, और यहाँ पर यह गांव के जमींदार हैं शोभा सिंह, शोभा सिंह, गांव के जमींदार हैं शोभा सिंह। अब इन शोभा सिंह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में इनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा दुर्गीकरण किया जाता है या दुर्ग का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। दुर्ग का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। और यही वजह है कि आगे चलकर हम देखते हैं औरंगजेब के द्वारा भी 1667 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की भी क्या दे दी जाती है, स्वीकृति दे दी जाती है। व्यापार की स्वीकृति दे दी जाती है। कहाँ दे दी जाती है स्वीकृति, यहाँ पर हमें देखते हैं 1667 के अंदर औरंगजेब के द्वारा भी दे दी गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1690 तक आते आते सूतनती में इनके द्वारा दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है शोभा सिंह से बचने के लिए। बाद के अंदर हम देखते हैं और भी इन्हें आगे चलकर इन्हें मुगल सूबेदार अजीमुसान, मुगल सूबेदार अजीमुसान के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, 3 गांव कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। ये 3 गांव हैं कालीकाता, दूसरा है सूतानती और तीसरा है गोविंदपुर। यहीं पर सूतानती में मैंने पहले ही बताया था इनके द्वारा दुर्ग का निर्माण किया गया है। यह दुर्ग फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता है। यह फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कालीकता, सूतानती और गोविंदपुरा, इन तीनों को मिलाकर किसका, कौन से शहर का निर्माण होता है, हम देखते हैं 1697 ईस्वी के अंदर कलकत्ता शहर का निर्माण होता है। और इस तरीके से किसकी स्थापना हो जाती है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना हो जाती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगल सूबेदार अजीमुसान के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इन 3 गांवों को किसको दे दिया जाता है, कंपनी को पट्टे पे दे दिया जाता है। और यहीं पर सूतानती में ही क्या है, कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम्स दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है। और इस तरीके से 1697 के अंदर किसकी स्थापना हो जाती है, कलकत्ता की स्थापना हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से कंपनी के द्वारा इन 80 वर्षों के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, बहुत सारी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी जाती हैं, प्लस 3 प्रेसिडेंसी शहर स्थापित कर दिए जाते हैं। इन 30 प्रेसिडेंसी के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें कलकत्ता को देखने को मिलता है,
दूसरा हमें सबसे पहले मद्रास, मद्रास के बाद बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता। इस सीक्वेंस में इन 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण होता है। मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर आपको बता देता हूँ। यह है गोरिल्ड आगियार, आगियर, यह है गोरिल्ड आगियर, जिनके द्वारा क्या कर दिया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी गई। तो तीनों हमारे सामने क्लियर हो गए। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी फ्रांसिस डे के द्वारा क्या है, चंद्रनगर के राजा से क्या है, पट्टे पर मद्रास लेकर वहाँ पर दुर्ग का निर्माण, सेंट जॉर्ज दुर्ग के नाम से जाना जाता है यह दुर्ग। दूसरी प्रेसिडेंसी हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1662 के अंदर कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी, जिसका विवाह किसके साथ हो जाता है, हम देखते हैं जेम्स द्वितीय के साथ विवाह हो जाता है। और जेम्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हम देखते हैं कि 10 जो पौंड है वार्षिक के रूप में कंपनी को बॉम्बे भी दे दिया जाता है। इस तरीके से गोरिल्ड आगियर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बॉम्बे का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संस्थापक हैं गोरिल्ड आगियर। और उसके बाद में हम देखते हैं, आगे आते हैं हमारे सामने कलकत्ता प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम जॉर्ज जॉब चारनॉक के द्वारा स्थापित कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से 3 प्रेसिडेंसी शहरों का निर्माण कर दिया जाता है, व्यापारिक कोठियों का निर्माण कर दिया जाता है, और भी बहुत सारे क्या है अधिकार प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब धीरे धीरे कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उसे और सुविधाएं चाहिए, जिससे क्या है वो अपनी नीतियों को फलीभूत कर सके और क्या कर सके, अपने जो इस प्रारंभिक काल को मैं मुख्यतः निर्माण का काल कहूँगा। ये ईस्ट इंडिया साम्राज्य का भारत के अंदर जो निर्माण हो रहा है प्रारंभिक, जिसका उद्देश्य व्यापार है बेसिकली, और उसी को ध्यान में रखकर कंपनी क्या कर रही है, अपनी समृद्धि को बढ़ा रही है। लेकिन कंपनी एक और भी काम कर रही है। कंपनी यहाँ पर क्या है, गांवों का अधिग्रहण कर रही है। यहाँ हमारे शासकों के द्वारा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत थी कि कंपनी क्या कर रही है, गांव मांग रही है, जागीर मांग रही है। तो जागीर और गांव किसके लिए मांगे जाते हैं, साम्राज्य के लिए मांगे जाते हैं। और यही शुरुआत होती है साम्राज्य की। और ये ज़मीन और ये साम्राज्य देने की गलती कर बैठे हमारे बहुत सारे शासक, और उल्टा उन्होंने और प्रोत्साहन देने के लिए फरमान के ऊपर फरमान दे दिए। कुछ चंद पैसों के लालच के अंदर इन्होंने इस तरीके से एक ऐसी कंपनी के सामने क्या है, ऐसे प्रलोभन प्रदान कर दिए गए, जिनकी वजह से प्रारंभ में इन लोगों का नज़रिया यही रहा होगा कि ये कंपनी है, व्यापार समृद्धि होगा तो आर्थिक व्यापार होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये भूल गए और इन्होंने धीरे धीरे इन्हें क्या देना स्टार्ट कर दिया, ज़मीनें और जागीरें देना स्टार्ट कर दिए। और यही से क्या है, कंपनी का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है। और आगे देखते हैं हम इस उत्कर्ष की अगर अगली कड़ी में मैं देखूं तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड आता है 1715 ईस्वी का टाइम पीरियड आता है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कंपनी की इच्छा है कि कलकत्ता के पास 38 गांव प्राप्त करे मुगलों से, 38 गांव प्राप्त करे मुगलों से प्राप्त करे, और व्यापारिक सुविधाएं तो अलग से प्राप्त करनी। एक और चीज़ मैं आपको बताना स्टार्ट किया, यहाँ ये विशेष नोट करके आप देख सकते हैं। ये नोट था जेम्स द्वितीय के द्वारा। जेम्स द्वितीय के द्वारा 1661 ईस्वी के अंदर एक चार्टर कंपनी के लिए लाया गया था, चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कुछ विशेष बातें थी। क्या थी? सबसे पहली बातें थी, कंपनी क्या कर सकती है, अपनी मुद्रा का प्रचलन कर सकती है। एक, अपनी मुद्रा का क्या कर सकती है, प्रचलन कर सकती है। 2, दुर्ग बना सकती है, दुर्ग भी बना सकती है, मुद्रा का प्रचलन कर सकती है। तीसरा, अपने न्यायालय स्थापित कर सकती है, और गैर ईसाई जो भी राज्य हैं उनसे क्या कर सकती है, संधि कर सकती है। तो ये सारे के सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए किसके द्वारा, जेम्स द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ से कंपनी और पावरफुल होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है। और इस शक्ति के अंदर अगर मैं देखूँ तो 1715 का वर्ष क्या है, काफ़ी निर्णायक वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष क्या हुआ था कि मैंने अभी बताया, कंपनी की इच्छा थी 38 गाँव कहाँ प्राप्त करे, बंगाल के अंदर प्राप्त करे, कलकत्ता के पास।
अब गए साहब, इस दल का जो जा रहा है मुगल दरबार में, इसका नेतृत्व कर रहा है जॉन सरमन। ये सरमन क्या है? जॉन सरमन इसका नेतृत्व करने वाला है, नेतृत्व कर रहा है जॉन सरमन। कहाँ उपस्थित होते हैं ये लोग? ये लोग उपस्थित होते हैं मुगल शासक फारूक सियार, फारूक सियार के दरबार में। फारूक सियार इस समय कुछ पेट की बीमारियों से ग्रसित है। पेट की बीमारी बड़ी असाध्य बीमारी है, अभी कुछ भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या है, फारूक सियार को काफ़ी दर्द अनुभव हो रहा था और वो मिलने की स्थिति में नहीं था। बार बार उसका विवाह तय हो रहा था जोधपुर की राजकुमारी इंद्र कंवरी से, लेकिन इस दर्द और तकलीफ की वजह से वो क्या है, विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो इन्हीं स्थितियों के अंदर हम देखते हैं कौन कि फारूक सियार की जो जॉन सरमन के द्वारा, इन जॉन सरमन के साथ एक स्कॉटिश सर्जन है जिनका नाम है जॉन हैमिल्टन। जॉन हैमिल्टन, इन सर्जन महोदय के द्वारा क्या कर दिया गया, इनका इलाज कर दिया गया। किनका? फारूक सियार का। और जैसे ही फारूक सियार का इलाज हुआ, फारूक सियार बहुत ही खुश हुए इनसे, बहुत ही खुश हुए। और क्या प्रदान कर दिया गया कंपनी को? सबसे पहले तो हम देखते हैं मिस्टर हैमिल्टन को ही काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए थे। इनके अंदर एक घोड़ा, एक हाथी और 5,000 रुपये, प्लस इनको 2 हीरे की अंगूठियां और भी बहुत कुछ क्या है संपत्ति इनको व्यक्तिगत प्रदान करने का काम किया किसने? फारूक सियार ने। साथ ही साथ कंपनी को क्या प्रदान किया गया? तो कंपनी को कर मुक्त व्यापार पूरे भारत में प्रदान कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, कर मुक्त व्यापार प्रदान करते हैं पूरे भारत के अंदर। दूसरा हम देखते हैं कलकत्ता और मद्रास के पास इनको क्या प्रदान कर दिए गए? बहुत सारे गांव प्रदान किए गए, जागीर में गांव प्रदान किए। 38 मांगने आए थे लेकिन बहुत कुछ मिल गया इनको, गांव प्रदान कर दिए गए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बम्बई की टकसाला में हम देखते हैं सिक्के जितने भी हैं, बम्बई की टकसाला के जितने भी सिक्के हैं उनको मुगल साम्राज्य में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुगल साम्राज्य में स्वीकृति प्रदान करने का काम कर दिया फारूक सियार ने। इस तरीके से ये सारे के सारे अधिकार कंपनी के लिए एक स्वर्णिम अवसर की शुरुआत थी। और इस शुरुआत के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे सामने आती है कि हम देखते हैं जैसे ही कंपनी स्वर्णिम अवसर के अंदर, इसीलिए एक विद्वान है औरम महोदय ने इसी अधिकार को, यानी 1715 के अंदर तो ये दल गया था, लेकिन ये अधिकार प्राप्त हुए इन्हें 1717 में। तो इन्हीं 1717 के इन अधिकारों को क्या कह दिया गया इनके द्वारा? सुनहला फरमान या महाअधिकार पत्र कहा गया। इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोला गया औरम महोदय के द्वारा। आगे हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। प्रारंभ में तो ये व्यापारिक स्थिति के अंदर, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे समय के साथ साथ किस तरीके से ये भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, और उन्होंने क्या है
कुछ साहसी नाविकों के साथ किसकी तरफ यात्रा करना प्रारंभ कर दिया? भारतीय महाद्वीप की तरफ, उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभिक व्यापार में काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे यही सूरत पर बड़ी मुश्किल से व्यापार करने वाली कंपनी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर क्या करेगी, ये भारत पर शासन करेगी और इस तरीके से भारतीय साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आप सबको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छी उपयोगी जानकारी आप लोगों तक मैं ला पाया हूँगा। मेरी ये कोशिश सफल होगी जब आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आप अच्छे से समझते हैं मोटिवेशन किस रूप में आप मुझे दे सकते हैं। मुझे मैसेज करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके क्या है कर सकते हैं, आप मुझे ये मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं। और मैं और भी अच्छे आपको जानकारी के उपयोगी जो वीडियो है वो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।